दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर। ये कहानी लखनऊ का एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम राकेश यादव है और मैं पिछले 15 साल से बस चलाने का काम कर रहा हूँ। मैंने देश के बहुत से रास्तों पर बस चलाई है, लेकिन जो घटना मेरे साथ लखनऊ हाईवे पर हुई थी, उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस रात की बात सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि मेरी अपनी आंखों से देखी हुई सच्ची घटना है। उस समय मैं कानपुर से लखनऊ जाने वाली प्राइवेट बस चलाता था। रोज की तरह उस दिन भी मेरी ड्यूटी रात की थी। हमारी बस रात करीब 10:30 बजे कानपुर से चलती थी और लगभग 1:30 बजे तक लखनऊ पहुंच जाती थी। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। सर्दियों का समय था और दिसंबर की ठंडी हवा चल रही थी। बस में लगभग 30 यात्री बैठे हुए थे। कंडक्टर रमेश मेरे साथ ही था, जो पिछले कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा था। हम दोनों अक्सर रात की ड्यूटी साथ ही करते थे, इसलिए रास्ते की हर छोटी बड़ी चीज हमें पता थी। उस दिन भी बस समय पर चली और हम हाईवे पर आ गए। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ लोग सो गए थे, कुछ मोबाइल देख रहे थे। हाईवे पर हल्का कोहरा था, लेकिन ड्राइविंग में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं धीरे धीरे बस को चला रहा था और रमेश टिकट काटकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। करीब 12 बजे के आसपास हम उन्नाव के पास पहुंच गए थे। सड़क लगभग खाली थी और चारों तरफ सन्नाटा था। बस की हेडलाइट दूर तक अंधेरे को चीरते हुए जा रही थी। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा शायद कोई आदमी खड़ा है, लेकिन जब बस थोड़ी पास पहुंची तो लगा जैसे कोई औरत सफेद कपड़ों में सड़क के किनारे खड़ी है। रात का समय था और उस सुनसान हाईवे पर किसी औरत का खड़ा होना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने बस की स्पीड थोड़ी कम कर दी। रमेश ने भी सामने देखा और बोला, भाई, लगता है कोई मदद के लिए खड़ा है। लेकिन जैसे ही बस उस औरत के बिल्कुल पास पहुंची, वो अचानक गायब हो गई। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और बस रोक दी। रमेश घबराकर बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, अभी यहां एक औरत खड़ी थी। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा थी। पीछे बैठे कुछ यात्री भी जाग गए थे और पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। लेकिन सच कहूं तो मैंने बिल्कुल साफ देखा था कि वहां कोई खड़ा था। हम दोनों कुछ सेकंड तक बाहर देखते रहे, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर मैंने बस स्टार्ट की और आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया था। करीब 10 मिनट बाद जब हम आगे बढ़े तो अचानक बस के अंदर पीछे की तरफ से किसी के रोने की आवाज आने लगी। पहले तो लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, लेकिन आवाज कुछ अजीब थी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे सिसक रही हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे बैठे लोग भी इधर उधर देखने लगे थे। रमेश उठा और पीछे जाकर देखने लगा। कुछ सेकंड बाद वो वापस आया तो उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो धीरे से बोला, पीछे कोई नहीं रो रहा। मैंने कहा, फिर आवाज किसकी है? उसी समय वो सिसकने की आवाज फिर आई और इस बार साफ साफ बस के अंदर गूंज रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक बस की लाइट 1 सेकंड के लिए झपकी और फिर जल गई। और उसी पल मुझे रियर व्यू मिरर में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर मेरी सांस रुक गई। पीछे की आखिरी सीट पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत बैठी हुई थी, जिसे मैंने कुछ देर पहले सड़क के किनारे देखा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने तुरंत फिर से मिरर में देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। बस की आखिरी सीट खाली थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा वो सच था या मेरी आंखों का धोखा। लेकिन उसी समय बस के अंदर ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और वो रोने की आवाज फिर से गूंज उठी। उस रात लखनऊ हाईवे पर जो शुरू हुआ था वो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुपचाप बस चलाता रहा, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर हल्के हल्के कांप रहे थे। दिमाग बार बार उसी आखिरी सीट की तरफ जा रहा था, जहां मुझे कुछ देर पहले वो सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो मेरी थकान की वजह से हुआ भ्रम था। रात की ड्यूटी में ऐसा कई बार हो जाता है। ड्राइवर को कभी कभी चीजें गलत दिखाई देने लगती हैं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। पीछे से आती वो सिसकियों की आवाज अभी भी कभी कभी सुनाई दे रही थी। बस के अंदर बैठे कुछ यात्री भी अब बेचैन होने लगे थे। कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था तो कोई इधर उधर देखने लगा था।
रमेश धीरे से मेरे पास आकर बैठ गया। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, भाई सच सच बता, तूने सच में कुछ देखा था क्या? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ मैंने साफ देखा था। वही औरत जो सड़क किनारे खड़ी थी, वही पीछे बैठी थी। मेरी बात सुनकर रमेश कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फिर बोला, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले पीछे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि सारी खिड़कियां बंद हैं। बस के अंदर अजीब सा माहौल हो गया था। कुछ यात्री अब फुसफुसाकर बात कर रहे थे। शायद उन्हें भी कुछ अजीब लग रहा था। हाईवे पर चारों तरफ घना कोहरा फैलने लगा था। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ ही मीटर आगे तक दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे बस चला रहा था। करीब 5 मिनट बाद अचानक बस के पीछे से एक तेज धमाके की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से सीट पर हाथ मारा हो। बस में बैठे लोग चौंक गए। एक आदमी घबराकर चिल्लाया, क्या हुआ ड्राइवर साहब? मैंने बस को थोड़ा स्लो किया और कहा, कुछ नहीं, शायद सामान गिर गया होगा। रमेश तुरंत उठकर पीछे गया। मैं रियर व्यू मिरर में उसे देख रहा था। वो धीरे धीरे पीछे की सीटों की तरफ जा रहा था। अचानक वो वहीं रुक गया। उसका शरीर जैसे जम गया हो। मैंने आवाज लगाई, क्या हुआ रमेश? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वो जल्दी जल्दी वापस आया और मेरे पास बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोला, भाई पीछे की आखिरी सीट पर सीट गीली है, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। और क्या? मैंने घबराकर पूछा। वो बोला, सीट पर बाल पड़े हैं, लंबे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी औरत के होते हैं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत फिर से मिरर में देखा। आखिरी सीट अब भी खाली थी, लेकिन सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बैठा हो, बस दिखाई नहीं दे रहा हो। तभी अचानक बस के अंदर वही सिसकियों की आवाज फिर गूंज उठी, लेकिन इस बार वो बहुत पास से आ रही थी, बिल्कुल मेरे कान के पास से। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर रो रहा हो। मैंने डर के मारे अचानक ब्रेक मार दिया। बस झटके से रुक गई। यात्री घबरा गए। रमेश बोला, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, तूने अभी सुना? रमेश ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, आवाज यहीं से आई थी। बस हाईवे के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ घना कोहरा और सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। अचानक उसी समय बस की छत से जैसे किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस की छत पर धीरे धीरे चल रहा हो। बस में बैठे लोग अब पूरी तरह डर चुके थे। एक बुजुर्ग आदमी घबरा कर बोले, ड्राइवर साहब, ये आवाज कैसी है? मैं खुद जवाब नहीं दे पा रहा था। रमेश ने धीरे से कहा, भाई कहीं कोई ऊपर तो नहीं चढ़ गया? लेकिन उस सुनसान हाईवे पर आधी रात में कोई बस की छत पर क्यों चढ़ेगा? ठक ठक ठक। वो कदमों की आवाज अब बस के आगे की तरफ बढ़ रही थी, बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर सिर निकालकर ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन ऊपर मुझे जो दिखाई दिया उसे देखकर मेरा खून जैसे जम गया। बस की छत पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल हवा में बुरी तरह उड़ रहे थे और उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई सफेदी ही ना हो। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे बहुत समय से मेरा इंतजार कर रही हो। और फिर अचानक उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उस पल मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। बस की खिड़की से ऊपर झांकते हुए मैंने जो देखा था वो किसी भी इंसान के लिए सहन करना आसान नहीं था। बस की छत पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में बुरी तरह उड़ रहे थे और उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ घूम रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई सफेदी ही ना हो। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे बहुत समय से मेरा इंतजार कर रही हो। और फिर अचानक उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। सांस इतनी तेज चल रही थी कि सीना फटने जैसा लग रहा था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खिड़की से बाहर देखते हुए जड़ हो गया। तभी अचानक वो औरत झटके से मेरी तरफ झुकी, जैसे मेरे बिल्कुल पास आना चाहती हो। मैं डर के मारे तुरंत अंदर हो गया और खिड़की बंद कर दी। रमेश घबराकर बोला, क्या हुआ ऊपर? मैंने कांपती आवाज में कहा, वो ऊपर बैठी है। कौन? रमेश ने पूछा। मैंने धीरे से कहा, वही सफेद कपड़ों वाली औरत। मेरी बात सुनकर रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। बस में बैठे लोग भी अब पूरी तरह डर चुके थे। कोई भगवान का नाम ले रहा था, कोई खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी समय बस की छत से फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। अब वो कदमों की आवाज धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी, बिल्कुल ड्राइवर सीट के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत बस की छत पर चलते हुए मेरे बिल्कुल ऊपर आ गई हो। अचानक बस के अंदर की लाइट 2-3 बार तेजी से झपकी और फिर बुझ गई। पूरी बस अंधेरे में डूब गई। सिर्फ बाहर हेडलाइट की हल्की रोशनी थी। अंधेरे में अचानक किसी औरत की बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि बस में बैठे कई लोग चीख पड़े।
रमेश ने तुरंत टॉर्च निकाली और बस के अंदर रोशनी की। लोग अपनी सीटों से चिपके हुए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे की तरफ देखे। तभी अचानक बस के पीछे वाली सीट से जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। रमेश ने कांपते हुए पीछे टॉर्च घुमाई और उसी पल उसकी चीख निकल गई। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी टॉर्च कांप रही थी। मैंने तुरंत मिरर में देखा और इस बार जो दिखाई दिया उससे मेरी सांस रुक गई। पीछे की आखिरी सीट पर वही औरत बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा ऊपर उठा हुआ था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था, जैसे खून की जगह अंधेरा बह रहा हो। उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक रहा था, जैसे उसकी गर्दन टूट चुकी हो, और वो सीधे मुझे मिरर में देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथों से लगभग स्टीयरिंग छूट गया। तभी अचानक बस के सारे दरवाजे अपने आप जोर जोर से हिलने लगे। धड़ धड़ धड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से बस को जोर जोर से हिला रहा हो। बस में बैठे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। कोई बोल रहा था, बस भगाओ यहां से। कोई भगवान को पुकार रहा था। मैंने तुरंत बस स्टार्ट करने के लिए एक्सीलेटर दबाया, लेकिन उसी समय मेरे कान के बिल्कुल पास किसी औरत की धीमी आवाज आई, तू तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज बस के अंदर नहीं बल्कि मेरे ठीक पीछे से आई थी। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर पीछे देखने की हिम्मत की, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो औरत अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उस पल मेरी चीख अपने आप निकल गई। बस के अंदर बैठे सभी यात्री एकदम घबरा गए, क्योंकि मैंने अचानक स्टीयरिंग छोड़ते छोड़ते खुद को संभाला था। मेरे बिल्कुल पीछे वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा इतना पास था कि मुझे उसकी ठंडी सांस अपने कान के पास महसूस हो रही थी। उसके बाल मेरे कंधे को छू रहे थे और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थी। वो मुस्कुरा नहीं रही थी अब, बल्कि उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, जैसे किसी मरे हुए इंसान का होता है। मेरे शरीर में इतनी ठंड दौड़ गई जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। रमेश ने मेरी हालत देखी तो घबराकर बोला, क्या हुआ? पीछे क्या है? मैंने धीरे से कांपते हुए कहा, मत मत देख। लेकिन रमेश ने मेरी बात नहीं मानी। उसने पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल उसकी इतनी जोर की चीख निकली कि बस में बैठे सभी लोग डर से उछल पड़े। रमेश पीछे हटते हटते लगभग गिर ही जाता। उसकी टॉर्च नीचे गिर गई और बस में फिर से आधा अंधेरा फैल गया। लेकिन जैसे ही रमेश गिरा, वो औरत अचानक गायब हो गई। मैंने जल्दी से पीछे देखा। वहां कुछ भी नहीं था। ड्राइवर सीट के पीछे की जगह बिल्कुल खाली थी। बस में बैठे लोग अब बुरी तरह घबरा चुके थे। एक आदमी चिल्लाया, ड्राइवर साहब जल्दी बस भगाओ यहां से। एक और औरत रोने लगी। किसी ने राम राम जपना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत बस स्टार्ट की और पूरी स्पीड से हाईवे पर दौड़ा दी। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी तरह इस जगह से दूर निकलना है। बस करीब 80 की स्पीड से भाग रही थी। कोहरा अब और भी घना हो चुका था। सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी, लेकिन डर के कारण मैं बस तेज ही चला रहा था। करीब 5 मिनट बाद अचानक बस के पीछे से एक तेज धमाके की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से सीट पर हाथ मारा हो। बस में बैठे लोग चौंक गए। एक आदमी घबराकर चिल्लाया, क्या हुआ ड्राइवर साहब? मैंने बस को थोड़ा स्लो किया और कहा, कुछ नहीं, शायद सामान गिर गया होगा। रमेश तुरंत उठकर पीछे गया। मैं रियर व्यू मिरर में उसे देख रहा था। वो धीरे धीरे पीछे की सीटों की तरफ जा रहा था। अचानक वो वहीं रुक गया। उसका शरीर जैसे जम गया हो। मैंने आवाज लगाई, क्या हुआ रमेश? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वो जल्दी जल्दी वापस आया और मेरे पास बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोला, भाई पीछे की आखिरी सीट पर सीट गीली है, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। और क्या? मैंने घबरा कर पूछा। वो बोला, सीट पर बाल पड़े हैं, लंबे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी औरत के होते हैं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत फिर से मिरर में देखा। आखिरी सीट अब भी खाली थी, लेकिन सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बैठा हो, बस दिखाई नहीं दे रहा हो। तभी अचानक बस के अंदर वही सिसकियों की आवाज फिर गूंज उठी, लेकिन इस बार वो बहुत पास से आ रही थी, बिल्कुल मेरे कान के पास से। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर रो रहा हो। मैंने डर के मारे अचानक ब्रेक मार दिया। बस झटके से रुक गई। यात्री घबरा गए। रमेश बोला, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, तूने अभी सुना? रमेश ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, आवाज यहीं से आई थी। बस हाईवे के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ घना कोहरा और सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। अचानक उसी समय बस की छत से जैसे किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस की छत पर धीरे धीरे चल रहा हो। बस में बैठे लोग अब पूरी तरह डर चुके थे। एक बुजुर्ग आदमी घबरा कर बोले, ड्राइवर साहब ये आवाज कैसी है? मैं खुद जवाब नहीं दे पा रहा था। रमेश ने धीरे से कहा, भाई कहीं कोई ऊपर तो नहीं चढ़ गया? लेकिन उस सुनसान हाईवे पर आधी रात में कोई बस की छत पर क्यों चढ़ेगा?
ठक ठक ठक। वो कदमों की आवाज अब बस के आगे की तरफ बढ़ रही थी, बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर सिर निकालकर ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन ऊपर मुझे जो दिखाई दिया उसे देखकर मेरा खून जैसे जम गया। बस की छत पर वही सफेद। उस पल बस के अंदर ऐसा सन्नाटा छा गया था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया की आवाज बंद कर दी हो। इंजन बंद था, बस सड़क के बीच खड़ी थी और दरवाजा आधा खुला हुआ था। बाहर घना कोहरा था, जिसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस कोहरे के बीच वो सफेद कपड़ों वाली औरत बिल्कुल साफ दिख रही थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे और उसका शरीर जैसे हवा में तैर रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे बस के अंदर बढ़ रहा था। उसकी उंगलियां लंबी और काली थीं, जैसे कई सालों से किसी कब्र में पड़ी हों। वो सीधे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरी सांस इतनी तेज चल रही थी कि सीना दर्द करने लगा था। मैं स्टीयरिंग पकड़े बैठा था, लेकिन मेरे हाथों में जैसे जान ही नहीं बची थी। रमेश दरवाजे के पास खड़ा था। वो दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। वो पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। बस में बैठे लोग अब जोर जोर से भगवान को याद करने लगे थे। कोई राम राम जप रहा था, कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था। एक औरत तो रोते रोते अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठ गई थी। तभी अचानक वो औरत एकदम से दरवाजे के बिल्कुल पास आ गई। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। उसके चेहरे की हालत इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखों की जगह गहरा काला अंधेरा था और उसके गालों पर काला पानी बह रहा था, जैसे कोई स्याही बह रही हो। उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया और बहुत धीमी आवाज में बोली, तू मुझे छोड़कर क्यों भाग गया था? मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मुझे समझ ही नहीं आया वो मुझसे क्यों ये कह रही थी। मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं था। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में एक पुरानी बात अचानक कौंध गई। करीब 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस रात भी मैं बस चला रहा था। सड़क के किनारे एक औरत घायल हालत में पड़ी थी। उसने हाथ उठाकर मेरी बस रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय बस पूरी भरी हुई थी और मुझे जल्दी लखनऊ पहुंचना था। मैंने बस नहीं रोकी थी। मैं बस उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया था। अगले दिन अखबार में खबर आई थी कि उस औरत की उसी रात ठंड और खून बहने से मौत हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या क्या ये वही औरत थी? तभी अचानक वो औरत जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि बस के सारे शीशे कांप गए। फिर वो एक झटके में बस के अंदर आ गई। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। बस के अंदर की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में लोगों की चीखें गूंजने लगीं। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज बहुत तेजी से बस के अंदर दौड़ रही है, कभी पीछे, कभी आगे। और फिर अचानक वो ठंडी सांस मेरे बिल्कुल पास महसूस हुई। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास वही आवाज आई, आज तू भी मेरे साथ चलेगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसी पल बस के बाहर से अचानक एक ट्रक का तेज हॉर्न गूंजा, और जो उसके बाद हुआ वो उस रात का सबसे डरावना पल था। ट्रक का वो तेज हॉर्न जैसे किसी सपने को तोड़ देने वाली आवाज थी। बस के अंदर घना अंधेरा था और हर तरफ लोगों की चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही हॉर्न की आवाज आई, बस के सामने से तेज रोशनी अंदर पड़ी। सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था और उसकी हेडलाइट्स सीधे बस के अंदर पड़ रही थीं। उस रोशनी के आते ही मुझे लगा जैसे बस के अंदर दौड़ रही वो अदृश्य चीज अचानक रुक गई हो। मेरे कंधे पर रखा वो ठंडा हाथ भी अचानक गायब हो गया। मैंने हिम्मत करके तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। ड्राइवर सीट के पीछे की जगह बिल्कुल खाली थी, लेकिन बस के अंदर बैठे लोग अभी भी डरे हुए थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ सीटों से चिपक कर बैठे थे। रमेश दरवाजे के पास खड़ा कांप रहा था। तभी ट्रक वाला बस के बिल्कुल पास आकर रुक गया। उसके ब्रेक की तेज आवाज हाईवे पर गूंज गई। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी बस पर पड़ रही थीं, जिससे थोड़ा उजाला हो गया था। रमेश ने तुरंत खिड़की खोलकर बाहर देखा। ट्रक से एक मोटा सा ड्राइवर नीचे उतरा और जोर से चिल्लाया, अरे भाई, बस सड़क के बीच में क्यों खड़ी कर रखी है? मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल बंद पड़ा था। मैंने 2-3 बार चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। रमेश ने धीरे से ट्रक वाले को कहा, भाई, बस अचानक बंद हो गई। ट्रक वाला गुस्से में बोला, अरे जल्दी हटाओ यहां से, कोहरा है, पीछे से कोई भी गाड़ी टक्कर मार देगी। मैं फिर से चाबी घुमाने लगा।
इस बार इंजन ने हल्की सी आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। उसी समय बस के अंदर फिर वही ठंडी हवा का झोंका आया और उसी हवा के साथ बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। इस बार वो हंसी बस के पीछे से आ रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। मैंने धीरे से मिरर में देखा और जो मैंने देखा उससे मेरा दिल जैसे रुक गया। बस की आखिरी सीट पर फिर वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह घायल था, माथे से खून जैसा काला पानी बह रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी जैसे किसी एक्सीडेंट में टूट गई हो, और सबसे डरावनी बात, वो धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। बस में बैठे 2-3 यात्रियों ने भी उसे देख लिया। अगले ही पल पूरी बस में दहशत फैल गई। एक आदमी जोर से चिल्लाया, भूत है, भूत है। कुछ लोग सीटों से उठकर आगे की तरफ भागने लगे। बस में भगदड़ मच गई। तभी अचानक वो औरत एक झटके में आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो चल नहीं रही थी। वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं। मेरी सांस जैसे रुक गई। वो धीरे धीरे बस के बीच से गुजरती हुई ड्राइवर सीट की तरफ आ रही थी। तभी बाहर खड़े ट्रक ड्राइवर ने भी बस के अंदर झांका, और जैसे ही उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी, वो जोर से चिल्लाया, हे भगवान। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ मुझे ही नहीं, अब बाकी लोग भी उसे देख रहे हैं। वो औरत अब बस के बिल्कुल बीच में थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और फिर अचानक बस के सारे शीशे जोर जोर से कांपने लगे। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई अदृश्य ताकत बस को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। बस के अंदर लोग चीख रहे थे, और उसी समय वो औरत अचानक हवा में तेजी से मेरी तरफ झपटी। मेरी आंखों के सामने बस उसका डरावना चेहरा था। और फिर बस का इंजन अपने आप अचानक स्टार्ट हो गया। इंजन के अचानक स्टार्ट होते ही पूरी बस जोर से कांप गई। मैंने घबराकर तुरंत स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से बस को जोर से धक्का दिया हो। उसी पल वो औरत जो मेरी तरफ झपटी थी, 1 सेकंड के लिए हवा में ही रुक गई। उसकी आंखें अभी भी सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं। उसका चेहरा इतना पास था कि मुझे उसकी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। बस का इंजन अब तेज आवाज करने लगा था, जैसे खुद ही चलना चाहता हो। मैंने तुरंत गियर डाला और एक्सीलेटर दबा दिया। बस झटके से आगे बढ़ी। बाहर खड़ा ट्रक ड्राइवर तुरंत साइड में कूद गया, क्योंकि बस अचानक तेजी से निकल गई। बस जैसे ही आगे बढ़ी, वो औरत एक पल में गायब हो गई। बस के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सीटों पर गिर गए थे, कुछ रो रहे थे। रमेश अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया था। मैं बिना कुछ बोले बस को तेज चलाता रहा। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी तरह इस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर निकल जाना। करीब 5 मिनट तक बस तेज रफ्तार में चलती रही। हाईवे पर कोहरा अब भी बहुत घना था। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक जा रही थी। रमेश धीरे धीरे मेरे पास आकर बैठ गया। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, भाई, वो चली गई क्या? मैंने मिरर में एक बार फिर पीछे देखा। आखिरी सीट खाली थी। बस के अंदर कोई अजीब आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, शायद। लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल में अब भी डर था, क्योंकि उस औरत की आखिरी नजर अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। कुछ मिनट बाद हमें सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वहां 2-3 ट्रक खड़े थे और हल्की रोशनी जल रही थी। रमेश बोला, भाई 2 मिनट बस रोक दे, सब लोग बहुत डरे हुए हैं। मैंने भी सोचा थोड़ा रुकना ठीक रहेगा। मैंने बस धीरे धीरे ढाबे के पास ले जाकर रोक दी। बस रुकते ही कई यात्री जल्दी जल्दी नीचे उतर गए। कुछ लोग पानी पीने लगे, कुछ ढाबे के पास खड़े होकर फोन लगाने लगे। मैं और रमेश भी नीचे उतर गए। ढाबे के सामने एक बूढ़ा आदमी अंगीठी के पास बैठा था। शायद वो ढाबे का मालिक था। उसने हमें देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, सब इतने डरे हुए क्यों हैं? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर मैंने हिम्मत करके सारी बात उसे बता दी। बूढ़ा आदमी चुपचाप सुनता रहा। जब मैंने पूरी बात खत्म की तो उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, तुम लोगों ने उसे देख लिया। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, आप जानते हैं उसके बारे में? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। रात भर वो सड़क पर पड़ी मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो वही घटना थी जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया था। बूढ़ा आदमी आगे बोला, लोग कहते हैं जो गाड़ियां उस रात उसे छोड़कर निकल गई थीं, वो कभी कभी उनका पीछा करती है। रमेश ने घबराकर पूछा, तो वो अभी चली गई? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से हमारी बस की तरफ इशारा किया। मैं और रमेश दोनों ने एक साथ बस की तरफ देखा। बस की पीछे वाली खिड़की के अंदर कोई खड़ा था, सफेद कपड़े, लंबे बाल, और वो हमें घूर रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बार वो बस के अंदर नहीं बल्कि खिड़की के बाहर उल्टी लटकी हुई थी। उस पल मेरी सांस जैसे रुक गई। बस की पीछे वाली खिड़की पर वो औरत उल्टी लटकी हुई थी।
उसके लंबे बाल नीचे जमीन की तरफ झूल रहे थे और उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और वो बिना पलक झपकाए सीधे मेरी तरफ देख रही थी। ढाबे की हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। रमेश भी मेरे साथ ही खड़ा था। जैसे ही उसने बस की तरफ देखा, उसकी हालत खराब हो गई। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, भूत। ढाबे के पास खड़े बाकी 2 ट्रक ड्राइवर भी अब हमारी तरफ देखने लगे थे। शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम अचानक इतने घबरा क्यों गए हैं। ढाबे वाला बूढ़ा धीरे धीरे हमारी तरफ आया और बोला, क्या हुआ? मैंने कांपते हुए बस की तरफ इशारा किया, लेकिन जैसे ही बूढ़े ने बस की तरफ देखा, वो औरत अचानक गायब हो गई। बस की खिड़की बिल्कुल खाली थी। कुछ सेकंड तक हम तीनों बस को घूरते रहे। वहां अब कुछ भी नहीं था। रमेश ने डरते हुए कहा, भाई अभी तो वो यहीं थी। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटा अगर तुम लोगों ने सच में उसे देखा है तो इसका मतलब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, लेकिन वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? बूढ़े ने धीरे से कहा, जिसने उसे मरते हुए छोड़ दिया था वो कभी उसे माफ नहीं करती। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, क्योंकि उस रात जब वो औरत सड़क पर घायल पड़ी थी, मैंने ही अपनी उस पल मेरी टांगें जैसे जमीन में गड़ गईं। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा उसने मेरे शरीर से जैसे सारी ताकत निकाल दी। वो औरत सच में मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसके सफेद कपड़े हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे और उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ी थी। ढाबे की अंगीठी की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा बहुत बुरी तरह घायल था। माथे पर गहरी चोट का निशान था और वहां से काला पानी बह रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी, जैसे किसी एक्सीडेंट में टूट गई हो। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। रमेश ने भी धीरे धीरे पीछे देखा और जैसे ही उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, वो डर के मारे पीछे हट गया। उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। ढाबे के बाकी लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हम दोनों किस चीज को देखकर इतने डरे हुए हैं। शायद उन्हें वो औरत दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो औरत धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे महसूस हो रहा था जैसे चारों तरफ की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई हो। फिर उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया और बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे याद है तू। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा अभी बाहर निकल जाएगी। मैं कांपती आवाज में बोला, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन वो मेरी बात सुनी नहीं रही थी। उसकी आंखें बस मुझे घूर रही थीं। तभी अचानक उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और काली थीं। जैसे ही उसका हाथ मेरे कंधे को छूने वाला था, अचानक ढाबे के अंदर से एक तेज आवाज आई, हनुमान चालीसा पढ़ो। हम सब चौंक गए। ढाबे के अंदर से एक बूढ़ा साधु बाहर आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी और उसके हाथ में माला थी। वो तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजने लगी, वो औरत अचानक पीछे हट गई। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी आंखें और काली हो गईं। वो जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि ढाबे के बाहर खड़े ट्रक ड्राइवर भी डरकर पीछे हट गए। लेकिन साधु बिना डरे लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। उसकी आवाज जितनी तेज होती जा रही थी, वो औरत उतनी ही पीछे हटती जा रही थी। कुछ सेकंड बाद वो अचानक कोहरे में गायब हो गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। मेरी टांगें अब भी कांप रही थीं। साधु धीरे धीरे हमारे पास आया। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, वो अभी गई नहीं है। मेरी सांस फिर अटक गई। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? साधु ने बस की तरफ देखा, फिर बोला, वो जिस आदमी से बदला लेना चाहती है उसके साथ तब तक रहती है जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अब मुझे साफ समझ आ गया था, वो आदमी कोई और नहीं, मैं ही था। और उसी पल बस के अंदर से फिर वही धीमी हंसी गूंज उठी। उस हंसी को सुनते ही मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बस ढाबे के पास खड़ी थी और उसके अंदर से साफ साफ वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस की खाली सीटों के बीच बैठकर धीरे धीरे हंस रहा हो। ढाबे के पास खड़े सभी लोग एकदम खामोश हो गए। रमेश अभी भी जमीन पर बैठा था। उसने डरते डरते बस की तरफ देखा और बोला, भाई वो फिर बस के अंदर आ गई। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं बस को देख रहा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वो बूढ़ा साधु धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ा। उसके होंठ अब भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी घबरा कर बोला, बाबा अंदर मत जाइए।
लेकिन साधु रुका नहीं। वो धीरे धीरे बस के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। बस के अंदर की लाइट जल रही थी, लेकिन अंदर अजीब सा सन्नाटा था। साधु ने बस के अंदर झांका। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल चुप रहा। फिर अचानक उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, ड्राइवर, इधर आ। मेरी टांगें कांप रही थीं, लेकिन मैं धीरे धीरे उसके पास चला गया। रमेश भी डरते डरते उसके पीछे आ गया। साधु ने धीरे से कहा, डर मत, अंदर देख। मैंने हिम्मत करके बस के अंदर देखा। बस की सारी सीटें खाली थीं, लेकिन आखिरी सीट पर कुछ पड़ा हुआ था। मैंने ध्यान से देखा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वहां एक पुराना लाल दुपट्टा पड़ा हुआ था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल पहले उस घायल औरत के पास देखा था जब वो सड़क किनारे पड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं धीरे से बोला, ये यहाँ कैसे आया? साधु ने कहा, ये उसी का है। रमेश घबरा कर बोला, लेकिन वो तो अभी यहीं थी, फिर ये? साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जब तक वो शांति नहीं पाएगी वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। मेरे दिल में डर और पछतावा दोनों भर गए, क्योंकि अब मुझे साफ समझ आ रहा था कि वो उसी रात की वजह से मेरे पीछे पड़ी है। तभी अचानक बस के अंदर फिर एक आवाज आई। इस बार आवाज रोने की नहीं थी, किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बस की आखिरी सीट से उठकर आगे की तरफ चल रहा हो। मैं और रमेश दोनों जड़ हो गए। हम बस के दरवाजे के बाहर खड़े थे और आवाज साफ अंदर से आ रही थी। ठक ठक ठक। वो कदमों की आवाज अब धीरे धीरे ड्राइवर सीट की तरफ आ रही थी। साधु ने धीरे से माला घुमाई और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसी समय बस के अंदर वाली खिड़कियां अपने आप जोर जोर से हिलने लगीं। धड़ धड़ धड़। और फिर अचानक बस के अंदर ड्राइवर सीट पर कोई बैठ गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और बस का हॉर्न अपने आप जोर जोर से बजने लगा। पां पां। ढाबे के पास खड़े सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि बस के अंदर ड्राइवर सीट पर वो औरत फिर बैठ चुकी थी। बस का हॉर्न लगातार बज रहा था। पूरी रात का सन्नाटा उस आवाज से कांप उठा था। ढाबे के पास खड़े सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। मैं, रमेश और वो साधु बस के दरवाजे के बाहर खड़े थे और अंदर देख रहे थे। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। स्टीयरिंग धीरे धीरे घूम रहा था। हॉर्न बार बार अपने आप दब रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत बस को चलाने की कोशिश कर रही हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। साधु ने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजने लगी, बस के अंदर बैठी वो आकृति धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसके बाल धीरे धीरे साइड में हटे और फिर उसका चेहरा दिखाई दिया। वही औरत। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा काली लग रही थीं। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी नजर इतनी ठंडी थी कि मेरे पैरों से जैसे ताकत निकल गई। फिर उसने धीरे से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा। धड़ाम। हॉर्न अचानक बंद हो गया। बस के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे से सिर टेढ़ा किया और मेरी तरफ घूरते हुए बोली, आज तू भी वही महसूस करेगा जो मैंने किया था। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाली है। तभी अचानक बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। गडर। बस जोर से कांपी। रमेश डर के मारे चिल्लाया, भाई बस खुद चलने वाली है। सच में बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे। उसकी लंबी उंगलियां स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए थीं और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो किसी गहरे गुस्से में हो। बस अब धीरे धीरे हाईवे की तरफ बढ़ने लगी। ढाबे के पास खड़े लोग डर के मारे भागने लगे। मैं जोर से चिल्लाया, बस रोक, लेकिन वो औरत बस मुझे घूरती रही। बस अब हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक साधु जोर से बोला, ड्राइवर, अगर आज तूने उससे माफी नहीं मांगी तो आज रात तू जिंदा नहीं बचेगा। मेरे शरीर में झटका सा लगा। बस अब धीरे धीरे सड़क पर चढ़ने लगी थी और ड्राइवर सीट पर बैठी वो औरत धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जैसे वो मुझे कहीं ले जाना चाहती हो। और उसी पल बस का एक्सीलेटर अपने आप दब गया। बस अचानक तेज स्पीड से आगे दौड़ पड़ी। बस अचानक इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी कि मेरे और रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ सेकंड पहले तक बस ढाबे के पास खड़ी थी और अब वो सीधे हाईवे पर दौड़ रही थी। ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी और उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे। उसकी लंबी उंगलियां स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए थीं और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो किसी गहरे गुस्से में हो। ढाबे के पास खड़े सभी लोग डर के मारे बस को जाते हुए देख रहे थे। साधु जोर से चिल्लाया, ड्राइवर,
अभी भी समय है, उससे माफी मांग। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन बस इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं और रमेश तुरंत बस के पीछे भागे। बस ज्यादा दूर नहीं गई थी, क्योंकि वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी। किसी तरह हम दोनों दौड़कर बस के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था और बस चल रही थी। रमेश ने हिम्मत करके हैंडल पकड़ा और दरवाजा थोड़ा और खोला। हम दोनों चलती बस में चढ़ गए। बस के अंदर घुसते ही एकदम ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे बस के अंदर का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया हो। सारी सीटें खाली थीं, लेकिन ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसके बाल पूरे कंधों पर फैले हुए थे। बस अब लगभग 60 की स्पीड से हाईवे पर दौड़ रही थी। रमेश धीरे धीरे फुसफुसाया, भाई अब क्या करें? मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं धीरे धीरे ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वो अचानक बोल पड़ी, रुक जा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे कदम वहीं रुक गए। बस के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाने लगी। उसकी गर्दन इतनी अजीब तरह से घूम रही थी जैसे हड्डियां टूटी हुई हों। और फिर उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, 3 साल पहले मैंने भी ऐसे ही हाथ जोड़कर बस रोकी थी। मेरी सांस रुक गई। मेरे दिमाग में वही पुरानी रात घूमने लगी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, हाथ हिला रही थी, मदद मांग रही थी, और मैं बस लेकर आगे निकल गया था। मेरे दिल में अचानक बहुत भारी पछतावा भर गया। मैं धीरे धीरे उसके सामने खड़ा हो गया। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं बोला, मुझे माफ कर दो, उस रात में डर गया था। मुझे लगा अगर रुक गया तो लूटपाट हो सकती है। कुछ सेकंड तक वो बस मुझे देखती रही। बस अब भी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। फिर अचानक वो जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि बस के सारे शीशे कांप गए। वो गुस्से में बोली, मैं मर रही थी और तू भाग गया। उसके गुस्से से पूरी बस जैसे हिलने लगी। स्टीयरिंग अपने आप जोर जोर से घूमने लगा। बस हाईवे पर डगमगाने लगी। रमेश पीछे से चिल्लाया, भाई बस पलट जाएगी। लेकिन वो औरत अब और ज्यादा। बस अचानक बाईं तरफ मुड़ी और तेज रफ्तार में खाई की तरफ बढ़ने लगी। उस पल ऐसा लगा जैसे मौत हमारे सामने खड़ी हो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ 1 सेकंड में खत्म होने वाला था। रमेश पीछे से जोर जोर से चिल्ला रहा था, भाई कुछ कर, बस खाई में गिर जाएगी। लेकिन स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं था, उस पर उस औरत का कब्जा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग को ऐसे पकड़कर बैठी थीं जैसे किसी भी हाल में बस को खाई में गिराना चाहती हो। बस अब सड़क के किनारे आ चुकी थी। बाहर सिर्फ अंधेरा और कोहरा दिखाई दे रहा था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। मेरी आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड के लिए वो औरत चुप हो गई। बस अब भी खाई के बिल्कुल किनारे दौड़ रही थी। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, दर्द भी था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं पूरी रात सड़क पर पड़ी रही, कोई नहीं रुका। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं बोला, अगर उस रात मैं रुक जाता तो शायद तू बच जाती, मुझे माफ कर दे। बस अभी भी खतरनाक तरीके से डगमगा रही थी। रमेश पीछे से भगवान का नाम ले रहा था। तभी अचानक उस औरत का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी आंखों का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। उसने धीरे धीरे स्टीयरिंग से एक हाथ हटाया। बस हल्की सी वापस सड़क की तरफ मुड़ी। मेरी सांस थोड़ी सी लौटी, लेकिन तभी अचानक उसने फिर जोर से स्टीयरिंग घुमा दिया। बस फिर से खाई की तरफ मुड़ गई। वो चीख कर बोली, लेकिन मेरी मौत का दर्द तू कभी नहीं समझ सकता। बस अब खाई से बस कुछ ही फीट दूर थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा बस अब खत्म हो गया। तभी अचानक मेरे दिमाग में उस साधु की बात गूंज गई, सच्चे दिल से माफी मांग, तभी वो रुकेगी। मैंने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं जोर से बोला, अगर मेरी वजह से तेरी मौत हुई है तो मुझे सजा दे, लेकिन इन मासूम लोगों को मत मार। मेरी आवाज पूरे बस में गूंज गई। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। बस अब भी खाई के बिल्कुल किनारे थी। फिर अचानक उस औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था, लेकिन इस बार उसकी नजर में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने धीरे से फुसफुसाया, तू सच में पछता रहा है। और फिर उसने अचानक स्टीयरिंग छोड़ दिया। बस जोर से झटका खाकर वापस सड़क की तरफ मुड़ गई। मैंने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ लिया और पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। टायर सड़क पर घिसने लगे, ची ररर। बस कुछ ही फीट पहले खाई से रुक गई। मेरी सांस जैसे वापस आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, ड्राइवर सीट पर वो औरत अब नहीं थी, बस खाली थी। मैं और रमेश दोनों कुछ सेकंड तक चुप बैठे रहे। फिर रमेश धीरे से बोला,
भाई, क्या वो चली गई? मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बस के पीछे से फिर वही धीमी हंसी सुनाई दी। बस खाई के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। बाहर घना कोहरा था और चारों तरफ भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। इंजन अभी भी चालू था लेकिन बस रुकी हुई थी। मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। तभी बस के पीछे से वही धीमी हंसी फिर गूंज उठी। मेरे शरीर में एक बार फिर सिहरन दौड़ गई। रमेश ने घबराकर पीछे देखा लेकिन सीटें खाली थीं। वो बोला, भाई, फिर से वही आवाज आई। मैंने भी धीरे धीरे मिरर में देखा। बस की सारी सीटें खाली थीं, लेकिन आखिरी सीट पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरी सांस रुक गई। मैंने ध्यान से देखा। वहां वही लाल दुपट्टा पड़ा था जो ढाबे पर बस के अंदर मिला था, लेकिन अब वो अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पकड़कर उठा रही हो। रमेश धीरे से बोला, भाई, ये अपने आप कैसे हिल रहा है? अचानक वो दुपट्टा हवा में उठ गया और धीरे धीरे सीट से ऊपर तैरने लगा। बस के अंदर अचानक बहुत ठंडी हवा चलने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे बस के अंदर फिर से वही मौजूदगी लौट आई हो। अगले ही पल वो दुपट्टा हवा में घूमता हुआ बस के बीच में आ गया और अचानक जोर से जमीन पर गिर गया। धड़ाम। बस के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक बस के पीछे की सीट पर कोई बैठ गया। सीट अपने आप दब गई, जैसे कोई अदृश्य इंसान वहां बैठा हो। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। रमेश ने डरते हुए पूछा, भाई, वो फिर आ गई क्या? तभी अचानक बस के अंदर फिर वही ठंडी आवाज गूंजी। अभी सब खत्म नहीं हुआ। मेरे शरीर में झटका सा लगा, क्योंकि इस बार वो आवाज बस के पीछे से नहीं, बल्कि मेरे बिल्कुल कान के पास से आई थी। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वो औरत अब ड्राइवर सीट के बिल्कुल बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से लगातार काला पानी बह रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं। वो बस मुझे घूर रही थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर सच में पछता रहा है तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर। मेरी सांस अटक गई। मैं कांपते हुए बोला, कौन सी इच्छा? वो धीरे धीरे खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देखने लगी। फिर बोली, जहां मैं मरी थी, मुझे वापस ले चल। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई, क्योंकि मुझे याद था वो जगह इस हाईवे से कुछ किलोमीटर आगे थी। वही जगह जहां 3 साल पहले मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। और उसी पल बस का इंजन अपने आप फिर तेज गूंजने लगा, जैसे बस खुद उस जगह की तरफ जाने के लिए तैयार हो। बस खाई के किनारे खड़ी थी और इंजन धीमी आवाज में गूंज रहा था। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मेरे बगल में वो औरत खड़ी थी और उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी हुई थीं। उसकी मौजूदगी से बस के अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। उसने धीरे से खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ मुड़ी। मुझे उसी जगह ले चल, उसने फिर कहा। मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकली, वो जगह आगे है। उसने धीरे से सिर हिलाया। रमेश पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। मैंने धीरे से गियर लगाया और बस को सड़क पर आगे बढ़ा दिया। बस धीरे धीरे हाईवे पर चलने लगी। रात का समय था। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था और सड़क लगभग खाली थी। बस की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। मेरे दिल में अजीब सा डर और पछतावा दोनों साथ साथ चल रहे थे। मेरे बगल में खड़ी वो औरत चुप थी। कुछ मिनट तक बस में पूरी तरह सन्नाटा रहा। फिर अचानक वो धीरे से बोली, उस रात बहुत ठंड थी। मेरी सांस भारी हो गई। वो आगे बोली, मैंने हर टाड़ी को हाथ दिया, लेकिन कोई नहीं रुका। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से कहा, अगर मैं रुक जाता तो शायद। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने धीरे से कहा, हां, शायद मैं बच जाती। बस के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। करीब 10 मिनट बाद मुझे वो जगह दिखाई देने लगी। सड़क के किनारे वही मोड़ था, वही जगह जहां 3 साल पहले वो सड़क पर पड़ी थी। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे बस की स्पीड कम कर दी। बस उस जगह आकर रुक गई। बाहर घना कोहरा था। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा। वो खिड़की के बाहर उस जगह को देख रही थी।
उसकी आंखों से काला पानी धीरे धीरे बह रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, यहीं मैं मर गई थी। मेरे दिल में भारीपन भर गया। मैंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दे। कुछ सेकंड तक वो चुप रही। फिर अचानक बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। वो धीरे धीरे बस के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वो बस के बाहर उतर गई। जंगल की तरफ से आती उस अजीब आवाज को सुनकर मेरे शरीर में फिर सिहरन दौड़ गई। बाहर घना कोहरा और गहरा अंधेरा था। बस की हेडलाइट्स बस सड़क तक ही रोशनी दे रही थीं। उसके आगे सब कुछ काला दिखाई दे रहा था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे उस जगह पर कोई अनदेखी चीज मौजूद हो। आखिरी सीट पर बैठी वो औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हल्के हल्के हवा में तैर रही थी। उसने बस के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहीं जंगल के अंदर, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरी सांस भारी हो गई। रमेश ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई पागल हो गया है क्या? रात के 2 बजे जंगल में कौन जाता है? उसने डरते हुए कहा। लेकिन मैं समझ चुका था कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो शायद वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने धीरे से कहा, अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो शायद हम यहां से जिंदा नहीं जाएंगे। रमेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने डरते हुए सिर हिला दिया। बस का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। चूं, ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। वो औरत धीरे धीरे बस से नीचे उतर गई। मैं और रमेश भी धीरे धीरे बस से नीचे उतर गए। ढाबा अब बहुत पीछे छूट चुका था। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। सड़क के किनारे वही घना जंगल था। पेड़ों की परछाइयां कोहरे में अजीब सी लग रही थीं। वो औरत धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। हम दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल और डरावना हो गया। सूखे पत्तों पर हमारे कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कभी कभी कहीं से उल्लू की आवाज आती और दिल जोर से धड़कने लगता। करीब 2 मिनट तक हम चलते रहे।
फिर अचानक वो औरत एक जगह रुक गई। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। यहीं, उसने कहा। मेरे हाथ कांपने लगे। वहां जमीन थोड़ी उभरी हुई थी, जैसे किसी ने सालों पहले मिट्टी डालकर कुछ ढक दिया हो। रमेश धीरे से बोला, भाई, कहीं ये। मैं समझ गया था वो क्या कहना चाहता है। मेरी सांस भारी हो गई। मैंने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे उस मिट्टी को हटाने लगा। मिट्टी बहुत सख्त हो चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक लकड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। ठक। मेरे हाथ रुक गए। मैंने डरते हुए मिट्टी थोड़ा और हटाई, और जो चीज दिखाई दी उसे देखकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। वहां एक इंसानी कंकाल पड़ा था। उसके पास वही लाल दुपट्टा भी मिट्टी में दबा हुआ था। रमेश डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसी समय वो औरत हमारे पीछे खड़ी हो गई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। ये मैं हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। 3 साल से उसकी लाश इसी जंगल में पड़ी थी और किसी को पता भी नहीं चला। मेरे दिल में अचानक बहुत भारी दर्द महसूस हुआ। मैं धीरे से बोला, मैं तेरा अंतिम संस्कार कराऊंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक जंगल के अंदर से कई लोगों के चलने की आवाज आने लगी। सूखे पत्ते चरमराने लगे। रमेश घबरा कर बोला, भाई, ये आवाज कैसी है? मैंने चारों तरफ देखा। अंधेरे में कई परछाइयां धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थीं, और उसी पल वो औरत अचानक डर के मारे पीछे हट गई। उसने घबरा कर कहा, ये वो लोग हैं। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, कौन लोग? उसने कांपती आवाज में कहा, जिन्होंने मुझे यहां फेंका था। उसकी बात सुनते ही मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। जंगल के अंधेरे में सच में कुछ परछाइयां धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थीं। सूखे पत्तों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। रमेश का हाथ मेरे कंधे पर कसकर पकड़ गया। वो डरते हुए बोला, भाई, कोई आ रहा है। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने अंधेरे में ध्यान से देखने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद 3 आदमी पेड़ों के पीछे से बाहर आए। उनके हाथों में टॉर्च थी और चेहरों पर खुरदुरी दाढ़ी। वो हमें देखकर रुक गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस सुनसान जंगल में कोई और भी होगा। उनमें से एक आदमी ने टॉर्च सीधे मेरी आंखों पर डाली और गुस्से में बोला, कौन हो तुम लोग? यहां क्या कर रहे हो? रमेश डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे दिल में अचानक शक हुआ, क्योंकि वो औरत अभी भी हमारे पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। उसने धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाया, यही वो लोग हैं। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने आगे कहा, इन्होंने मुझे मारा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। उन लोगों ने ही उसे यहां लाकर फेंक दिया था। उन तीनों आदमियों में से एक आदमी ने जमीन की तरफ देखा जहां हमने मिट्टी खोदी थी। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वो चिल्लाया, अरे, ये लोग यहां क्यों खोद रहे हैं? दूसरा आदमी गुस्से में बोला, कहीं इन्हें सब पता तो नहीं चल गया? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तीसरा आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। वो बोला, गलती कर दी तुम लोगों ने यहां आकर। रमेश घबरा कर पीछे हटने लगा। मैंने जल्दी से कहा, हम बस रास्ता भटक गए थे। लेकिन वो आदमी हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। वो बोला, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक मेरे पीछे खड़ी वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें अब गुस्से से भर चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, 3 साल से मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। लेकिन वो आदमी उसे देख ही नहीं पा रहे थे। उनमें से एक आदमी ने लोहे की रॉड उठाई और मेरी तरफ बढ़ा। रमेश चिल्लाया, भाई भाग! लेकिन उसी पल अचानक तेज ठंडी हवा पूरे जंगल में घूम गई। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। तीनों आदमी अचानक रुक गए। उन्हें शायद कुछ अजीब महसूस हुआ था। फिर अचानक वो औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार तीनों आदमी उसे देख सकते थे। उनकी आंखें डर के मारे फटी रह गईं। पहला आदमी हकलाते हुए बोला, ये कैसे? वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसका चेहरा अब गुस्से से भरा हुआ था। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, याद है उस रात? तीनों आदमी हवा में लटके हुए कांप रहे थे। उनमें से एक आदमी रोते हुए बोला, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। लेकिन उसकी आवाज सुनकर वो औरत और गुस्से में आ गई। वो चीखी, गलती नहीं, तुमने मुझे मारा था। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। अचानक तीनों आदमी जोर से जमीन पर गिर गए। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। वो जमीन पर गिरते ही उठकर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी अचानक जंगल के चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उस औरत के गुस्से से कांप रहा हो।
तीनों आदमी घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, लेकिन वो औरत हवा में उड़ती हुई उनके पीछे चलने लगी। कुछ सेकंड में वो पहले आदमी के सामने पहुंच गई। उस आदमी की चीख निकल गई, वो जमीन पर गिर पड़ा। वो औरत बिल्कुल उसके ऊपर हवा में तैर रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा और अगले ही पल वो आदमी जोर से चीखा। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। फिर अचानक वो बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन उनमें अब कोई हरकत नहीं थी। जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। तीनों आदमी अब जमीन पर पड़े थे। मैं और रमेश दोनों चुप खड़े थे। हवा भी जैसे रुक गई थी। फिर वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों से अब काला पानी नहीं बह रहा था। उसका चेहरा पहले से शांत लग रहा था। वो धीरे से बोली, धन्यवाद। मेरे गले से मुश्किल से आवाज निकली, अब तुझे शांति मिल जाएगी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने जंगल में उस जगह की तरफ देखा जहां उसका कंकाल पड़ा था। मेरा अंतिम संस्कार, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने तुरंत कहा, मैं पुलिस को सब बता दूंगा, तेरा अंतिम संस्कार होगा। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा। फिर उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। धीरे धीरे उसका शरीर हल्की रोशनी में बदलने लगा। कोहरा उसके चारों तरफ घूमने लगा और अगले ही पल वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। कुछ सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गई। जंगल में फिर सिर्फ मैं, रमेश और 3 लाशें बची थीं। तभी पुलिस की गाड़ियों की तेज रोशनी पेड़ों के बीच दिखाई देने लगी। सायरन की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। रमेश ने धीरे से कहा, भाई अब क्या होगा? मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि अब हमें पुलिस को वो सच्चाई बतानी थी जो 3 साल से इस जंगल में दबी हुई थी। पुलिस की गाड़ियों की तेज रोशनी अब जंगल के अंदर तक पहुंच चुकी थी। सायरन की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और कुछ ही सेकंड में कई पुलिस वाले टॉर्च लेकर हमारी तरफ दौड़ते हुए आए। उनके जूतों की आवाज सूखे पत्तों पर साफ सुनाई दे रही थी। एक इंस्पेक्टर सबसे आगे था। उसने टॉर्च सीधे हमारी आंखों पर डाली और तेज आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग? यहां क्या कर रहे हो? मैंने धीरे से हाथ ऊपर कर दिए ताकि उन्हें लगे कि हम कोई खतरा नहीं है। रमेश अब भी कांप रहा था। इंस्पेक्टर की नजर अचानक जमीन पर पड़ी, जहां तीनों आदमी की लाशें पड़ी थीं। वो तुरंत चौंक गया। ये सब क्या है? उसने सख्त आवाज में पूछा। कुछ पुलिस वाले जल्दी से उन लाशों के पास गए। उन्होंने उन्हें पलट कर देखा और फिर इंस्पेक्टर की तरफ मुड़े। सर, ये तीनों मर चुके हैं, एक कांस्टेबल ने कहा। इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आया। तुम दोनों ने किया ये? उसने शक भरी नजर से पूछा। मेरी सांस भारी हो गई। मैंने कहा, नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, तो फिर यहां क्या कर रहे थे? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर मैंने धीरे धीरे सारी कहानी बतानी शुरू की। बस, हाईवे, वो औरत और फिर जंगल। शुरू में पुलिस वालों को लगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन तभी एक कांस्टेबल जोर से चिल्लाया, सर इधर आइए। हम सब उसकी तरफ दौड़े। वो उसी जगह खड़ा था जहां हमने मिट्टी खोदी थी। मिट्टी के अंदर से कंकाल साफ दिखाई दे रहा था। उसके पास लाल दुपट्टा भी पड़ा था। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक उस कंकाल को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, 3 साल पहले एक लड़की गायब हुई थी। एक दूसरे पुलिस वाले ने तुरंत कहा, सर वही केस जो कभी सॉल्व नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब शक कम और हैरानी ज्यादा थी। तुम्हें यह जगह कैसे पता चली? उसने पूछा। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, क्योंकि अगर मैं सच बोलता तो शायद कोई यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने धीरे से कहा, उसने खुद हमें यहां तक लाया। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रमेश अचानक बोला, सर हमने उसे देखा था। इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला। वो बस जंगल के चारों तरफ देखने लगा, जैसे उसे भी महसूस हो रहा हो कि यहां कुछ अजीब जरूर हुआ है। फिर उसने आदेश दिया, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और पूरे इलाके को सील करो। कुछ पुलिस वाले तुरंत रेडियो पर बात करने लगे। मैं चुपचाप खड़ा आसमान की तरफ देखने लगा। कोहरा धीरे धीरे छट रहा था। मेरे दिल में अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि शायद 3 साल बाद उस औरत को आखिरकार न्याय मिल गया था। लेकिन उसी पल मेरे कान के बिल्कुल पास एक बहुत धीमी आवाज आई, धन्यवाद। मेरे शरीर में फिर सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैंने अभी अभी वो आवाज सुनी थी, धन्यवाद। मेरे शरीर में हल्की सिहरन जरूर हुई, लेकिन इस बार डर उतना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज अब डराने के लिए नहीं, बल्कि सच में शुक्रिया कहने के लिए आई थी।
जंगल में पुलिस वाले इधर उधर घूमकर सब जगह टॉर्च से देख रहे थे। कुछ लोग उस जगह की फोटो खींच रहे थे जहां कंकाल मिला था। फॉरेंसिक टीम भी थोड़ी देर में पहुंच गई। उन्होंने सफेद दस्ताने पहनकर धीरे धीरे मिट्टी हटानी शुरू की। कंकाल को बहुत सावधानी से बाहर निकाला जा रहा था। एक पुलिस वाला लाल दुपट्टे को देखकर बोला, सर, शायद यही पहचान का सुराग होगा। इंस्पेक्टर ने दुपट्टे को ध्यान से देखा और बोला, इस केस की फाइल फिर से खोलनी पड़ेगी। मैं और रमेश थोड़ा दूर खड़े थे। हमारी बस अब भी हाईवे के किनारे खड़ी थी। हेडलाइट्स की रोशनी अब भी जंगल के किनारे तक पड़ रही थी। रमेश धीरे से बोला, भाई, जो आज रात हुआ मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने भी गहरी सांस ली। मैं भी नहीं, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर हमारे पास आया। उसने शांत आवाज में कहा, तुम दोनों को थाने चलना होगा, बयान दर्ज करना पड़ेगा। मैंने सिर हिला दिया। कुछ पुलिस वाले तीनों आदमियों की लाशें स्ट्रेचर पर रख रहे थे। उनके चेहरे अब भी डर से जमे हुए लग रहे थे। फिर धीरे धीरे सब लोग जंगल से बाहर हाईवे की तरफ आने लगे। सुबह होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था। हम लोग बस के पास आकर खड़े हो गए। पुलिस वाले गाड़ियों में बैठने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम दोनों बस लेकर हमारे पीछे पीछे थाने तक आ जाना। मैंने बस का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। रमेश भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। बस का इंजन चालू किया तो उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे लंबी खामोशी के बाद कोई चीज फिर से जिंदा हो गई हो। हम धीरे धीरे बस को हाईवे पर ले आए। पुलिस की गाड़ियां आगे चल रही थीं। मैं स्टीयरिंग पकड़े बस चला रहा था, लेकिन मेरा दिमाग अब भी रात की उन घटनाओं में उलझा हुआ था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक रमेश ने धीरे से कहा, भाई, एक बात बोलूं? मैंने पूछा, क्या? वो पीछे की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज अचानक कांप गई। भाई, आखिरी सीट पर कोई बैठा है। मेरे हाथ अचानक स्टीयरिंग पर कस गए। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। आखिरी सीट पर धुंधली सी एक आकृति बैठी हुई थी, लेकिन इस बार वो औरत नहीं थी। जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। आखिरी सीट पर सच में कोई बैठा हुआ था, लेकिन ये आकृति अलग थी। कोहरे जैसी धुंधली परछाई, सिर झुका हुआ और बिल्कुल शांत। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। बस हाईवे पर चल रही थी और आगे पुलिस की गाड़ियां थीं, लेकिन उस पल मुझे लगा जैसे बस के अंदर की हवा फिर से भारी हो गई है। रमेश धीरे से बोला, भाई, तूने देखा ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मैंने दोबारा मिरर में देखा। वो आकृति अब भी आखिरी सीट पर बैठी थी। बस की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके कपड़े पुराने और मैले लग रहे थे। कुछ सेकंड तक बस में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक वो आकृति धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसका चेहरा मिरर में थोड़ा साफ दिखाई दिया और उसे देखते ही मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि वो आदमी था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और आंखें काली। उसके कपड़े पुराने बस कंडक्टर जैसे लग रहे थे। रमेश डर के मारे सीट पकड़कर बैठ गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? वो धीरे धीरे सीट से खड़ा हो गया। बस चल रही थी, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे बस के बीच वाले हिस्से तक आ गया। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, मैं इसी बस का कंडक्टर था। मेरे हाथ अचानक स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने घबराकर कहा, लेकिन ये बस तो नहीं है। वो हल्का सा हंसा। उसकी हंसी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, बस नई है, लेकिन रास्ता वही है। बस के अंदर अचानक ठंडी हवा फैल गई। उसने धीरे से कहा, इस हाईवे पर कई अधूरी कहानियां दबी हुई हैं। मैंने डरते हुए पूछा, तू क्या चाहता है? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सिर्फ इतना कि जो तुमने आज किया वो बाकी लोगों के लिए भी करना। मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत होने लगी, क्योंकि उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस गहरा दर्द था। फिर अचानक वो आदमी धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गया। बस के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। रमेश ने डरते हुए पीछे देखा। अब आखिरी सीट बिल्कुल खाली थी। हम दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल बस के रेडियो से अपने आप एक पुराना गाना बजने लगा और उस गाने के बीच में एक बहुत धीमी हंसी गूंजी। बस के रेडियो से अचानक बजने वाला वो पुराना गाना सुनकर मेरे शरीर में फिर सिहरन दौड़ गई। मैंने तो रेडियो चालू भी नहीं किया था, फिर ये अपने आप कैसे चलने लगा? गाने की आवाज बहुत धीमी थी और उसके बीच बीच में वही हल्की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। रमेश घबरा कर बोला, भाई,
रेडियो बंद कर। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर रेडियो का बटन दबाया। क्लिक, रेडियो बंद हो गया। बस के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। मैंने गहरी सांस ली और सामने सड़क पर ध्यान लगाने की कोशिश की। आगे पुलिस की गाड़ियां अब भी चल रही थी और उनकी लाल नीली लाइट्स हाईवे पर चमक रही थी। धीरे धीरे आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। रात खत्म होने वाली थी। कुछ देर बाद हम लोग शहर के पास पहुंच गए। पुलिस की गाड़ियां एक थाने के सामने जाकर रुक गईं। मैंने भी बस वहीं रोक दी। मैं और रमेश नीचे उतरे। थाने के बाहर हलचल थी। कुछ पुलिस वाले इधर उधर घूम रहे थे। इंस्पेक्टर हमारे पास आया और बोला, चलो अंदर, बयान लिखना है। हम दोनों उसके पीछे पीछे थाने के अंदर चले गए। करीब 2 घंटे तक पुलिस हमसे सवाल पूछती रही। हमने उन्हें पूरी कहानी बता दी। हाईवे, वो औरत, जंगल और फिर वो 3 आदमी। शुरू में उन्हें हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जंगल से मिली लाश और कंकाल ने सब कुछ साफ कर दिया था। सुबह पूरी तरह हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने आखिर में कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है। 3 साल पुराना केस आज सुलझ गया। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। कुछ देर बाद हमें जाने की इजाजत मिल गई। मैं और रमेश वापस बस में आकर बैठ गए। बस अब शांत खड़ी थी। मैंने इंजन चालू किया। बस धीरे धीरे हाईवे की तरफ बढ़ने लगी। सूरज निकल चुका था और सड़क अब लोगों से भरने लगी थी। रमेश ने धीरे से कहा, भाई, लगता है अब सब खत्म हो गया। मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ शायद। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी मुस्कान अचानक गायब हो गई, क्योंकि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि आखिरी सीट पर वही औरत खड़ी है। उसके चेहरे पर इस बार डर नहीं बल्कि शांति थी। वो धीरे से मुस्कुराई और अगले ही पल वो गायब हो गई। मैंने गहरी सांस ली। शायद वो सच में आखिरी बार अलविदा कहने आई थी। उस रात के बाद आज तक मैं उस हाईवे पर कई बार बस चला चुका हूं, लेकिन आज भी जब भी रात के समय कोहरा छा जाता है और सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती है, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बस की आखिरी सीट पर कोई चुपचाप बैठा हुआ है और शायद इस हाईवे पर अभी भी कई कहानियां अधूरी हैं।